Hello friends, myself Dr. Bholu Kumar, welcome all of you behalf of Formulator. So friends, हमारा ये AKU 2020 सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स का PYQ पार्ट 3 है एंड PYQ पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसका मतलब आपको लिंक एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो पार्ट 1 था, जो हमारे जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं एंड जो भी मतलब हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी मतलब इस वीडियो को मतलब ऑलरेडी पहले वॉच किए हैं, उनको पता है कि ऑलरेडी 2 पार्ट्स हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट जो था MCQ था थर्मोडायनेमिक्स 2020 का, एंड पार्ट 2 था क्वेश्चन 2 एंड 3 उसमें कवर हुए थे। पूरे PYQ को एक सिंगल हम लोग वीडियो में इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा मतलब लेंदी हो जाता है। एंड पार्ट बाय पार्ट क्या है, आपके पास भी टाइम है, आप पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। एंड PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मतलब PYQ से आइडिया लगता है कि आपके AKU जो भी या अदर एग्जाम जो है, इवन यहाँ पे जैसे बात चल रही AKU की, तो AKU एग्जाम का जो मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है उसका आइडिया लगता है, उसके लेवल का आइडिया लगता है, क्वेश्चन मतलब किस टाइप के हैं, मतलब हार्ड है कि टफ है या इजी हैं, वो सब आपको PYQ से पता लगता है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 से। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। होपफुली आपको मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत मजा आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इवन आपको कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत होती है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, वी विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है उसको हम लोग एक बार रीड करते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे है। विद द हेल्प ऑफ PV, TS एंड PT डायग्राम एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉमन साल्ट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है NaCl। जो मोस्टली जैसे लेक हुआ, सी हुआ, उससे जो वाटर जो हमको मिलता है, जो साल्टी वाटर होता है, उसी से हम लोग जो साल्ट है जिसको आप लोग नमक भी बोलते हैं, उससे हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉमन साल्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस हुआ, ठीक है, अगर बात की जाए प्योर सब्सटेंस की तो आपके पास बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं अवेलेबल। जैसे आपको NaCl हुआ, वाटर हुआ, ठीक है, आपका जैसे रेफ्रिजरेंट हुआ, R134a हुआ, इस तरीके से बहुत सारे आपको मतलब सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस मिलेंगे। तो क्या मतलब आपको हर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है? नहीं, सिलेबस आपका हर सब्सटेंस के लिए नहीं है, आपको जस्ट वाटर के लिए लिमिटेड है। अगर आप सिलेबस में देखिएगा तो वहां पे जो भी मतलब फेज डायग्राम है इन फॉर्म ऑफ आपका PV हो, TS हो या PT हो, वाटर के लिए ही हम लोग बात किए हैं। एंड जो भी मतलब 3D डायग्राम है, जैसे PBT सरफेस डायग्राम है, वहां भी हम लोग वाटर की बात किए हैं। 3D डायग्राम में सॉलिड, लिक्विड, गैस फेज में भी हम लोग वाटर की बात किए हैं, जहां ट्रिपल पॉइंट की बात किए हैं। इवन हम लोग सैचुरेशन पॉइंट की बात किए हैं, क्रिटिकल पॉइंट की बात किए हैं। ये सब वाटर के लिए है, ठीक है। तो NaCl अब हम एक एक करके अगर हर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इवन सिलेबस में NaCl का कोई जिक्र नहीं था, स्टिल दे हैव आस्क्ड। तो हम करेंगे क्या इसका, हम लोग जब इसका जो लेक्चर हम लोग मतलब किए थे, मतलब हमारा जो भी मतलब ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है फॉर्मुलेटर का, हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं वहां पे भी मतलब एक बार इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस किए थे। क्योंकि हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस है, वहां पे जो फेज डायग्राम होता है, जो उनका ग्राफ होता है, सभी सब्सटेंसेस के लिए ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वेरिएशन कहां होता है? जब हम लोग तीनों फेज की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज का जो वेरिएशन है, वहां पे जो सॉलिड फेज है वहां पे वेरिएशन होता है। क्यों वेरिएशन होता है? अगर आपको मतलब जो मेरे स्टूडेंट है उनको पता है, एंड आपको भी पता होगा कि हमारे 2 तरह के मतलब सॉलिड में मतलब वेरिएशन होते हैं। क्या वेरिएशन होता है? एक सॉलिड, ठीक है, जो मतलब फ्रीजिंग के टाइम में मतलब कोई भी सब्सटेंस है, डेट फ्रीजिंग के टाइम में क्या होता है? एक एक्सपेंड होता है। एंड दूसरा टाइप का जो सब्सटेंस है, फ्रीजिंग टाइम में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मतलब एक सब्सटेंस जो फ्रीजिंग के टाइम में एक्सपेंड होगा एंड दूसरा सब्सटेंस एक फ्रीजिंग के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसी 2 सब्सटेंस के बीच में हमारा फेज डायग्राम में वेरिएशन आता है।
अदरवाइज अगर आप गैसियस फेज में चले जाए, लिक्विड टू गैस में, तो वहां पे आपको सारे सब्सटेंस के जो बिहेवियर होते हैं गैस के वो सेम होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फेज डायग्राम है, आप ट्रिपल पॉइंट वाला भी ले सकते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों को मतलब कनेक्ट करता है। तो वहां पे देखोगे सारे सब्सटेंस के लिए हमारा जो नेचर ऑफ ग्राफ है सेम है। क्योंकि अब मान लो आज इस अभी NaCl पूछा है, इसके बाद आपको F22 फिरॉन 22 पूछ दे, आपको अमोनिया पूछ दे, ठीक है, R134a पूछ दे, तो आप क्या कीजिएगा? इतने सारे मतलब सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस है कि एक प्योर सब्सटेंस का मतलब पूरा मतलब सेमेस्टर भर क्लास चलते रहेगा। हमको केवल वाटर के लिए पढ़ना है। वाई मतलब ये NaCl पूछने का ही मतलब क्या है? मतलब एक सॉल्यूशन ऑफ NaCl जिसमें वाटर भी है एंड आपको ये साल्ट भी है। तो वो जो सॉल्यूशन होता है वाटर में होता है, दैट इज व्हाई दे हैव आस्क्ड, अदरवाइज दे शुड नॉट आस्क्ड। सो हम लोग को करना क्या है, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो हमारा ग्राफ है सेम ग्राफ यूज करेंगे जो प्योर सब्सटेंस, और उसमें जो वेरिएशन है वन दैट सॉलिडिफाई। ठीक है, तो हमारा दो कैटेगरी बढ़ता है, ओनली एट टाइम ऑफ फ्रीजिंग, जो प्योर सब्सटेंस, एक जो होता है कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग फ्रीजिंग एंड दूसरा जो होता है एक्सपेंड ड्यूरिंग फ्रीजिंग। अब ज्यादातर सब्सटेंस का आपको पता है जो नेचर होता है कॉन्ट्रैक्ट होने का कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या? उसका जो मतलब जो जैसे ज्यादा वॉल्यूम था उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, वो एरिया कम ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादातर सब्सटेंस आपको पता है कि आप जैसे लिक्विड फेज में है, वेपर फेज में है, तो वेपर फेज में सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है, आप उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करोगे तो वेपर से लिक्विड आएगा। फर्दर जब हीट एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचेगा एंड उसके बाद मतलब वो सॉलिडिफाई मतलब हो जाएगा, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ज्यादातर सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसा भी है जो एक्सपेंड भी होता है। उस एक्सपेंड करने वाले सब्सटेंस में जो सबसे फेमस सब्सटेंस है वो आपको वाटर है, एंड वाटर के बारे में ही हम पढ़ना है। जो वाटर है वो जब मतलब उसको मतलब आप सॉलिडिफाई करोगे तो वो जो होता है एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, मतलब वो बाकी सब जो सब्सटेंस है कॉन्ट्रैक्ट होने कंपेयर में ये एक्सपेंड होता है। तो ऑब्वियसली एक सॉलिड फेज में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और एक एक्सपेंड हो रहा है, तो दोनों का हमारा फेज डायग्राम भी अलग अलग होगा। एंड वाटर अगर बात की जाए तो क्यों एक्सपेंड होता है, हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो वाटर एक्सपेंड इसलिए होता है। इसके पहले एक चीज और याद करो, बचपन में आप पढ़े होगे कि हमारा जो आइस है वाटर के ऊपर तैरता है, तो आपको पता है क्यों तैरता है, उसका डेंसिटी कम होता है। लेकिन क्यों कम होता है इसका हम थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, होता क्या है, ज्यादातर सब्सटेंस क्या है, वो जब मतलब उससे जब आप हीट एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होते 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 क्या होता है, वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचता है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट से फर्दर जैसे आप हीट एक्सट्रैक्ट करोगे, निकालोगे, रिमूव करोगे, वो सॉलिड में हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम मतलब उसको मतलब हीट निकालते जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है ज्यादातर सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन वाटर के साथ क्या होता है, इससे भी मान लो जब आप हीट निकालते हो, फॉर एग्जांपल मान लो वाटर 90 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे जैसे जैसे हीट निकालते जाओगे ये क्या होगा, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या मतलब हीट निकालने का मतलब क्या, जो इनके मॉलिक्यूल्स एक बंच में मतलब रैंडम मोशन में थे गैसियस फेज में, और लिक्विड में थोड़ा सा मतलब एक मतलब ब्रांच वाइज मतलब एक दूसरे से बंधे थे, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ कांटेक्ट होते जाते हैं एंड सॉलिड की तरफ टेंड करते जाते हैं, जहां पे वो लैटिस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के कगार पे रहते हैं, तो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वाटर में भी वही होता है, लेकिन कब तक होता है, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, आपको पता है वाटर H2O, तो जो वाटर है HOH का बॉन्ड बनाता है, तो जो HOH का बॉन्ड बनता है तो H अपने बगल वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, फिर H अपने बगल वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए HOH का एक बॉन्ड फॉर्म होता है व्हेन टेम्परेचर रीच टू 4 डिग्री एंड बिलो। तो 4 डिग्री टेम्परेचर के नीचे क्या होता है, HOH का जो है हमारा हेक्सागोनल बॉन्ड बन जाता है। तो उस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से, हेक्सागोनल हॉलो स्ट्रक्चर बोला जाए, वो हॉलो एक बड़ा तो एक एरिया भी मतलब बॉन्ड बनाया, तो हेक्सागोनल एक बड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर का फॉर्म किया, और अंदर हॉलो होता है। इस वजह से क्या होता है, वो तो मतलब एक स्ट्रक्चर बनाने की वजह से एक्सपेंड तो ज्यादा तो एरिया ले ही रहा है, और दूसरा क्या है, अंदर से हॉलो है, तो हॉलो है तो उसका डेंसिटी भी आपका कम होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका सेम साइज का स्फेरिकल बॉल है, एक हॉलो है एक सॉलिड है, तो आपको पता है जो हॉलो होगा
वो हल्का होगा, सॉलिड होगा, भारी होगा, हॉलो का डेंसिटी कम होगा। इसलिए जो आइस है वाटर के ऊपर क्या होता है, तैरता है, इसी का कारण है। वो HOH बॉन्ड बनाता है जो हेक्सागोनल हॉलो स्ट्रक्चर बनाता है, उसके वजह से एक तो मतलब एक्सपेंड हो गया 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे, दूसरा डेंसिटी भी कम हो जाता है। तो इसीलिए हमको जो फेज डायग्राम है उसमें दो तरह के सब्सटेंस को देखना है, सब्सटेंस दैट एक्सपेंड ड्यूरिंग फ्रीजिंग एंड सब्सटेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो ज्यादातर सब्सटेंस आपको कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। वाटर एक मतलब एक तरह का इसका स्पेशल केस है जिसमें एक एक्सपेंड होता है, ठीक है। हमको फेज डायग्राम सेम वाटर का यूज करना है, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, पीटी डायग्राम, एंड हमको एक्सप्लेन करना है। जैसे हम लोग वाटर को एक्सप्लेन किए थे, इसी तरह हम कॉमन साल्ट को भी एक्सप्लेन कर देंगे। हो सकता है आपको मतलब 7 मार्क्स का है तो आपको 4 मार्क्स मिले, 5 मार्क्स मिले, ठीक है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ग्राफ वही होगा। जस्ट हमारा अब यहां पे एक पॉइंट और है, सब सब्सटेंस का अलग अलग सब्सटेंस होगा तो उसके अलग अलग सैचुरेशन प्रेशर एंड सैचुरेशन टेम्परेचर होंगे। तो ठीक है, इसका हम लोग सैचुरेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट हम ग्राफ को एक्सप्लेन कर देंगे, और क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस है, सबके अलग अलग आपको टेम्परेचर एंड सैचुरेशन प्रेशर एंड सैचुरेशन होते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे मतलब एस्केप करते हैं। का जो सॉल्यूशन है, स्टिल इफ यू वांट लाइक इसको एक्सप्लेनेशन, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको हम ऐड कर दिए हैं। इतना आपको इसलिए समझा है कि आज NaCl पूछ रहा है तो कल R134a पूछ दे, जबकि पूछना चाहिए केवल वाटर के लिए, हमेशा वाटर के लिए आया है। ये पता नहीं NaCl क्यों पूछ दिया था, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा जो वाटर का जो पीवी डायग्राम है, पीवी, पीटी, पीएस या 3D कोई भी डायग्राम अगर दूसरे सब्सटेंस के लिए पूछे तो सेम एक्सप्लेन करेंगे। और ज्यादातर हम कौन सा केस लेंगे, सब्सटेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग, बिकॉज ज्यादातर सब्सटेंस की यही टेंडेंसी होती है, एक्सेप्ट वाटर। वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जैसे ड्रॉप होगा वो वहां से एक्सपेंड होने लगता है। पहले अप टू 4 डिग्री, 80 to 4 डिग्री वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उसके बाद वो क्या होता है, एक्सपेंड होने लगता है। एंड क्यों क्यों 4 डिग्री के ऊपर क्यों मतलब एक्सपेंड नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो वहां पे थर्मल एनर्जी है उस मतलब जो HOH बॉन्ड के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बिलो जो है उसका जो थर्मल एनर्जी का जो इफेक्ट होता है कंपेयर टू मतलब HOH बॉन्ड जो बनता है वो नेग्लिजिबल होने लगता है। इसलिए HOH बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है डोमिनेट होता है एंड बनाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4 का बी करेंगे। एक चीज और आपको पता है, 1 क्वेश्चन जो MCQ है उसके बाद आपके पास 8 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 9 क्वेश्चन रहते हैं। 8 में आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। तो अगर इस टाइप का कोई अगर मान लीजिए लगे कि नहीं इसमें अगर मान लो कि 7 मार्क्स है तो इसमें हमको 4 मार्क्स ही मिलेंगे, तो हम अदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर मान लो अगर यही ऑप्शन है, हमको मतलब 8 में से 4 ही क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है ऐसा सिचुएशन हो एंड इसका पार्ट बी हम जानते हैं जिसमें मेरा 7 मार्क्स गारंटेड है, एंड पार्ट ए में कोई दूसरा मतलब सब्सटेंस पूछ दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वही जैसे बोले सब्सटेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग, ज्यादातर का यही होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसका जो मतलब हम फेज डायग्राम है उसका यूज करेंगे। ऐसे NaCl को हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, एक बार यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसका जो 4 का बी है उसको देख, ठीक है फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपके स्क्रीन पे है, मैं एक बार रीड कर रहा हूं। स्फेरिकल वेसल of 0.9 meter cube capacity contains steam at 8 bar and 0.9 dryness fraction. Steam is blown off until the pressure drops to 4 bar. The valve is then closed and the steam is allowed to cool until pressure falls to 3 bar. Assuming that enthalpy of steam in the vessel remains constant during blown off period, determine first the mass of steam blown off, second the dryness fraction of steam in the vessel after cooling, and third the heat lost by steam per kg during cooling. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको जब भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि एक स्टेप में पूछेगा, आपको अलग अलग प्रोसेस होगा, अलग अलग स्टेप होगा, बट क्वेश्चन बहुत आसान है। हमको स्टेप को पूरा करना है, जस्ट 1 by 1
एक बार क्वेश्चन को और समझते हैं। एक स्फेरिकल स्टीम है, स्टीम का ड्राइनेस जो वॉल्यूम है 0.9 मीटर क्यूब है एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है 0.9 है। तो आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में पता होगा, जिसको क्वालिटी ऑफ मिक्सचर बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ स्टीम बोलते हैं। फॉर ए गिवन मिक्सचर, मतलब किस टाइप का मिक्सचर, सैचुरेटेड लिक्विड एंड वेपर के मिक्सचर में कितना परसेंट, मतलब कितना आपको वेपर, कितना आपको मतलब वाटर वेपर है, ठीक है, मिक्सचर में कितना आपको वाटर वेपर है, वही आपको बताता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 का मतलब क्या है, आपको सैचुरेटेड लिक्विड एंड वेपर का मिक्सचर है जिसमें 90% आपको वाटर वेपर है एंड 10% आपको वाटर है, ठीक है, वाटर वेपर 90% है एंड 10% आपको वाटर है। वही अगर 0.8 हो तो 80% आपको वाटर वेपर एंड 10% वाटर, प्योर वाटर, सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि जो स्फेरिकल वेसल है उसमें स्टीम इज ब्लोन ऑफ अंटिल प्रेशर ड्रॉप टू 4 बार। वहां से क्या हो रहा है, स्टीम निकाला जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली स्फेरिकल वेसल है, उसमें भाल्व लगा हुआ है, तो उस भाल्व को ओपन करेंगे तो वहां से क्या होगा, स्टीम निकलेगा। स्टीम निकलेगा तो क्या होगा, स्टीम एक तरह से वहां से एक्सपेंड हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप होगा। तो 8 बार से इसका प्रेशर ड्रॉप करके 4 बार होता है फर्स्ट स्टेज। कब स्टीम है 8 बार प्रेशर पे, वहां से स्टीम मतलब मास, स्टीम जो निकल रहा है तो ऑब्वियसली मास निकल रहा है, तो निकलने से उसका प्रेशर ड्रॉप हुआ 4 बार। उसके बाद क्या कर रहे हैं, भाल्व को क्लोज कर दे रहे हैं। जब हमारा 4 बार प्रेशर पहुंचा तो भाल्व को क्लोज कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, स्टीम का कूलिंग हो रहा है अप टू प्रेशर 3 बार। उसके बाद क्या हो रहा है, जब भाल्व को क्लोज कर रहे हैं तो स्टीम कूल हो रहा है, प्रेशर फर्दर उसका ड्रॉप हो जा रहा है 3 बार पे, ठीक है। तब बोल रहा है कि इंथैल्पी ऑफ स्टीम ड्यूरिंग ब्लोन ऑफ पीरियड जो है कांस्टेंट है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि कितना मास ब्लोन ऑफ हुआ, मतलब कितना मास जो था वो स्फेरिकल वेसल से बाहर निकल गया, उसको निकालना है। दूसरा बोल रहा है ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम आफ्टर कूलिंग पीरियड, ठीक है, जब हम कूलिंग कर रहे हैं तो उस समय हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है उसको बोला जा रहा है। एंड थर्ड बोल रहा है कि हीट लॉस्ट बाय स्टीम पर केजी ड्यूरिंग कूलिंग पीरियड। सो कूलिंग पीरियड के दौरान मतलब हमारा हीट लॉस क्या हो रहा है, इसको निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे फ्रेंड्स। आपको पता है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स में स्टीम टेबल, प्रॉपर्टी टेबल, हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे मतलब रिकॉर्डिंग ऑनलाइन वीडियो जो है उस कोर्स को ज्वाइन मतलब किए हैं, उनको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में हमने बहुत अच्छे से मतलब एक एक चीज को, स्टीम टेबल को, हर चीज को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। कैसे आपको स्टीम टेबल देखना है, कैसे प्रॉपर्टीज टेबल देखना है, ठीक है, हमने मतलब अच्छे से बताया है। होपफुली इसमें हमारे भी स्टूडेंट होंगे, होपफुली अदर स्टूडेंट भी होंगे। तो आपसे मतलब यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप अच्छे से मतलब अच्छा मतलब कोर्स स्ट्रक्चर, अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है फॉर्मुलेटर में। आप डेफिनेटली हमारे मतलब कोर्स को ज्वाइन कीजिए एंड आप इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में बताइए, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए हमको स्टीम टेबल का जरूरत पड़ेगा। स्टीम टेबल बहुत सारे ऑथर्स के होते हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस के होते हैं, जैसे एक आर.एस. खुरमी का स्टीम टेबल आप ले सकते हो, ठीक है, और अदर टेबल भी आप ले सकते हो। तो स्टीम टेबल अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो स्टीम टेबल का यूज यहाँ पे है, और हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में भी हमारा स्टीम टेबल का जरूरत आ जाए, इसलिए स्टीम टेबल को समझना बहुत जरूरी है। स्टीम टेबल में मेनली हम लोग जैसे जो भी स्टैंडर्ड टेबल है उसमें हम लोग सैचुरेशन टेबल को देखते हैं एंड सुपर हीटेड टेबल को देखते हैं। एक टेबल और होता है कंप्रेस्ड लिक्विड ब्लड टेबल, वो रेयरली यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रेशर का अगर चेंज करेंगे तो जो कंप्रेस्ड लिक्विड का जो मतलब टेबल है उसमें मतलब जो चेंजेस होता है कंपेयर टू आपको सैचुरेशन टेबल बहुत कम होता है। तो मेनली हम लोग आपको सैचुरेशन टेबल एंड सुपर हीटेड टेबल का यूज करते हैं। तो पहले आपके सामने हम टेबल लाते हैं, देन वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो मेरे पास अभी एक पीडीएफ है, आपको आर.एस. खुरमी का स्टीम टेबल है, ठीक है, इसी का यूज करके हम बनाएंगे। ज्यादातर बच्चे इस टेबल को यूज करते हैं, अदर ऑथर का भी आप
टेबल ले सकते हो, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, 0.001 0.002 का हो सकता है, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन हो, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल। ओवरऑल रिजल्ट पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना कम का डिफरेंस होगा तो। ठीक है, तो स्टीम टेबल हमने ले लिया। अब हम डेटा लिखते हैं। क्वेश्चंस आप समझ गए हो, हम एक फिगर से भी इसको समझा रहे हैं। हमारा स्फेरिकल वेसल है, ठीक है, स्फेरिकल वेसल है, यहां पे चलो कहीं एक वाल्व वाल्व लगा होगा, मान लो यहीं पे हमारा वाल्व है। सो फर्स्ट जो सिचुएशन है, सबसे इनिशियल सिचुएशन, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे वाल्व क्लोज है, इसका आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हम जब भी स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट 1 से स्टार्ट करते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन हमको 0.9 दिया है और इसका जो वॉल्यूम जो है 0.9 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो हम डेटा लिखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 बी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले डेटा, सो कैपेसिटी दिया है, इसका जो कैपेसिटी है, जो स्फेरिकल वेसल का कैपेसिटी है, वो जो है आपको कितना है 0.9 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यानी वॉल्यूम जो है भी कैपेसिटी, देखो स्टीम क्या है, एक तरह का गैस है, ऑब्वियसली दैट कंटेन्स सम वाटर। तो आपको जैसे स्फेरिकल वेसल है, जब भी आप उसको क्लोज करोगे तो जैसे कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम क्या होता है, जो मतलब कंटेनर ऑक्यूपाई करेगा। तो वेसल का कैपेसिटी 0.9 मीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम जो होगा 0.9 मीटर क्यूब होगा। इसमें से गैस अगर निकाल भी दो, बंद कर दोगे, तो अगेन निकालने के बाद भी सेम ही गैस है, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो V2 भी हमारा 0.9 मीटर क्यूब ही होगा, V3 भी हमारा 0.9 मीटर क्यूब ही होगा, क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ड्राइनेस फ्रैक्शन हमको दिया हुआ है x1, जो कि है 0.9। ठीक है, अब देखो प्रेशर दिया हुआ है P1 8 बार। ठीक है, प्रेशर जब भी कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो हम लोग किस में यूज करेंगे, किलो पास्कल या पास्कल। हमने इसको लिया किलो पास्कल में, 800 किलो पास्कल। ठीक है, ये हमारा इनिशियल स्टेज है। अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम इस वाल्व को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इस वाल्व को ओपन कर रहे हैं और यहां से हमारा स्टीम क्या हो रहा है, निकल के ब्लोन ऑफ हो रहा है। तो हमारा स्टेट 1 to 2 हम लोग पहुंच रहे हैं, यही हमारा हो रहा है ब्लोन ऑफ पीरियड। ये हमारा कैसा टाइम है, ब्लोन ऑफ पीरियड। ठीक है, तो ये हमने ओपन किया और जब इसका प्रेशर जो है, यहां पे प्रेशर जो हमारा P1 जो था आपको 8 बार है, जैसे प्रेशर 4 बार पे पहुंचा हमने इसको कर दिया क्लोज। हमने क्लोज कर दिया जब प्रेशर हमारा 4 बार पे पहुंचा। तो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है पूछ रहा है मास ऑफ स्टीम ब्लोन ऑफ। तो यहां से जो स्टीम निकला, प्रेशर ड्रॉप हुआ 4 बार तक, जितना हमारा स्टीम निकला मतलब कितना मास निकला, उसी को पूछ रहा है कि ब्लोन ऑफ पीरियड जो था उसमें हमारा कितना मास निकला। तो मास क्या होगा फ्रेंड्स, इनिशियल मास, कुछ मास है। ठीक है, मान लो 10 केजी मास है, निकला कुछ निकला तुम्हारा, जो कि हमको पता नहीं है क्या निकला। लेकिन जब हमने इसको बंद किया तो अगेन इसका हम लोग मास निकाल सकते हैं। मान लो कि हमारा 4 केजी मास है, 6 केजी मास है, तो जो निकल गया वो कैसे निकलेगा, मास बिफोर मास आफ्टर, मास बिफोर ब्लोन ऑफ पीरियड, मास आफ्टर ब्लोन ऑफ पीरियड। मतलब 10, मान लो 6 है तो 10 - 6 यानी 4 केजी मास आपको निकल गया। बहुत सिंपल है, दोनों मास निकाल लेना है, बिफोर एंड आफ्टर वाला। तो हमको मास
मास ऑफ स्टीम ब्लोन ऑफ निकल जाएगा। तो मास कैसे निकाले, मास कैसे निकाले बताओ? सिंपली आपको पता है स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है उसमें अगर हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा। यानी कि हम वॉल्यूम में स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? मास मिलेगा। तो हमको यहां का अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाए तो हम लोग यहां का मास आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह यहां का स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाए तो हम यहां का मास आराम से निकाल सकते हैं। चलो अब निकालते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है, इसीलिए तो हम लोग स्टीम टेबल का यहां पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हम एक एक टर्म है उसको निकालेंगे। हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, आपको पता है स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा यहाँ का जो एवरेज वॉल्यूम होगा V जो होता है VF प्लस एक्स VFG। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हमको तो ये नहीं आपको बताना है क्योंकि हमको आपको PYQ सॉल्व कराना है। तो आपको अगर पता नहीं है तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लें। तो देखो स्टीम टेबल में अगर कंटेंट देखोगे RS खुरमी का, हम टेबल भी दिखाना थोड़ा इसी क्वेश्चन से आप सीख लोगे। देखोगे तो हमारे इसमें सेचुरेशन टेम्परेचर टेबल होता है, सेचुरेशन प्रेशर टेबल होता है। इसमें लिखा हुआ है सेचुरेटेड वाटर एंड स्टीम ब्रैकेट में प्रेशर टेबल। मेरे पास जो RS खुरमी का बुक है, पता नहीं किस ईयर का है, बहुत पुराना ही लग रहा है। एनीवे इसके पेज नंबर, हो सकता है आपका पेज नंबर कुछ और हो, इसके पेज नंबर सेचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल 7 to 14 पेज दिया हुआ है। तो आपको जो प्रेशर टेबल है जो ब्रैकेट में उसको देखना है। तो हमारा प्रेशर क्या है इनिशियली 8 बार। ठीक है, उस 8 बार प्रेशर पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो प्रॉपर्टी है क्या है। चलो ठीक है, बाकी डेटा भी लिखना है। हमारा P2 जो है 4 बार है एंड P3 जो है हमारा 3 बार है। लास्ट में हम लोग ये यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे हमारा P3 जो है 3 बार है कूलिंग पीरियड में। ठीक है, तो प्रेशर टेबल में चलो चलते हैं पेज नंबर 7 ऑनवर्ड्स। शायद आपको दिखे, यहां पे देखिए, अगर दिख रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं थोड़ा इसको और करीब करता हूं। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसका एक स्नैप ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा। ठीक, तो इसमें देखिए हमारा सबसे पहले प्रेशर दिया हुआ है, उसके बाद टी, स्मॉल टी जो है प्रेशर के करस्पॉन्ड, हर सेचुरेशन प्रेशर के करस्पॉन्ड एक सेचुरेशन टेबल होगा। ये सेचुरेटेड टेबल है। तो जो भी यहां पे दिखा रहा है प्रेशर एंड टेम्परेचर, सेचुरेशन प्रेशर एंड सेचुरेशन टेम्परेचर के करस्पॉन्ड जो प्रॉपर्टीज है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंथाल्पी, इंट्रोपिक क्या है, वही आपको दिखा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है, चलो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। जो हमारा P2 है 4 बार है एंड P3 जो है हमारा 3 बार है। 4 बार मतलब 400 किलो पास्कल, 3 बार का मतलब 300 किलो पास्कल। ठीक है, तो हमको निकालना है स्पेसिफिक वॉल्यूम। मेरा टारगेट है एट P1 इक्वल टू 8 बार फ्रॉम सेचुरेशन टेबल। किसका सेचुरेशन टेबल है? RS खुरमी का। आपके पास जो भी हो आप प्रेशर टेबल में देखना 8 बार। अगर आप स्नैप लिए होगे तो देखोगे हमारा जो VF है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड, जो हमारा VF है उसका जो वैल्यू है 8 बार पे 0.001115 मीटर क्यूब पर केजी है। ठीक है, VG जो है हमारा यहां पे जो VG है वो है हमारा
24,026 मीटर क्यूब पर केजी। इंथाल्पी का जिक्र हुआ है ना, ड्यूरिंग ब्लोन ऑफ पीरियड हमारा जो इंथाल्पी है वो हमारा कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम लोग इंथाल्पी को भी लिखेंगे क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगा। तो HF लिखेंगे हम, इंथाल्पी ऑफ लिक्विड। देखो इंट्रोपी कहीं क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो उसको नहीं लिखेंगे, इंथाल्पी तक ही रहने देंगे। तो HF जो हमारा है 720.9 किलो जूल्स पर केजी। HFG डायरेक्ट HFG लिखेंगे। HFG क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन HG माइनस HF। VFG लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन VG माइनस VF। HFG क्या हमारा? लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जहां पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो ये जो डायरेक्ट है उसको लिखेंगे, HG नहीं लिखेंगे क्योंकि उनको बार बार डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जब ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट HFG का वैल्यू लिखेंगे 2046.5 किलो जूल्स पर केजी। ठीक है, तो ये 1 to 2 हमारा ब्लोन ऑफ पीरियड था, एंड 2 to 3 जो है हमारा कूलिंग पीरियड, इसमें हमारा कूलिंग हो रहा है। ठीक है, अब इसको लोग यहां से रब कर देते हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। टारगेट क्या है? हमको मास बिफोर ब्लोन ऑफ, मास आफ्टर ब्लोन ऑफ निकालना है, तब हमारा कितना मास निकला वो निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, भी स्टेज 1। अब जैसे हमारा ये 1 था, स्टेज 1 था, तो यहां पे हम लोग सब जगह 1 लगा देंगे, BF1, BG1, HF1, HG1। तो हमको V1 क्या होता है? एक तरह का एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। अगर मिक्सचर है लिक्विड एंड वेपर का, तो जो V होता है VF एंड VFG के बीच का वैल्यू होता है, इसको हम लोग एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कहते हैं। हम लोग यहाँ पे एवरेज ना लगाते हैं अपने मतलब सुविधा के लिए, डायरेक्ट ये इसको हम लोग एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं। अगर H होता तो एवरेज आपको स्पेसिफिक इंथाल्पी, U होता तो एवरेज स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, एंड अकॉर्डिंगली सबके लिए। ठीक है, आपको पता होगा VF1 क्या होगा, यहीं का जो लिक्विड फेज का स्पेसिफिक वॉल्यूम। V1 क्या होगा? यहीं के लिक्विड फेज का स्पेसिफिक वॉल्यूम VF1 प्लस X1 VFG1। ठीक है, तो VF1 आपको पता है, ऑलरेडी हमने स्टीम टेबल से निकाला। X1 है, अगेन VG क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन VFG क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन VG माइनस VF। सो VG1 माइनस VF1, यहां से आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल जाएगा। अब हमारे पास डेटा दिया हुआ है पॉइंट VF1 का 0.01115 प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन हमको दिया हुआ है 0.9 इंटू VG हमको दिया हुआ है 0.24026 माइनस दिस वैल्यू 0.001115। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपको 0.216345 यूनिट हो जाएगा इसका मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? मास ऑफ स्टीम बिफोर ब्लोन ऑफ पीरियड, मतलब जो हम वाल्व को ओपन नहीं किए, इनिशियली मास क्या था उसको निकालना है। ठीक, मास ऑफ स्टीम बिफोर ब्लोन ऑफ। ठीक है, तो इनिशियल में सबको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, तो मास को भी हम लोग 1 से डिनोट करेंगे। सो M1 वो हो गया। M1 क्या होगा? जो हमारा वेसल का वॉल्यूम है उसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। देखो इसमें पर केजी है, मास से जैसे मल्टीप्लाई करोगे केजी हट जाएगा, वॉल्यूम देगा। इसमें मास से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी आया,
ठीक है, इधर भी आया तो मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भी से जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भी जो हमारा वॉल्यूम है वेसल का डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v1। ठीक है, जो v1 है आपको 0.9 क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमने स्मॉल v1 निकाला 0.216345। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा m1 का वो आ जाएगा आपको 4.16 kg, 4.16 kg। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको क्या निकालना है, m2। m2 के पहले हम लोग एक काम करते हैं, h1 निकाल लेते हैं, उसका जरूरत पड़ेगा क्योंकि बोला है कि ड्यूरिंग ब्लोन ऑफ पीरियड हमारा जो इंथाल्पी है कांस्टेंट है, मतलब स्टेट 1 एंड स्टेट 2 का इंथाल्पी हमारा सेम है, यानी h1 इक्वल टू h2। तो इसीलिए पहले हम h1 निकाल लेते हैं। h1 जो होगा आपको hf1 प्लस x1 hfg1, फॉर्मूला सबको पता होगा ये। सो hf1 जो हमारा क्या है 720.9 प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन है 0.9 इंटू आपको hfg1 2046.5। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको h1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपको 2562.75 किलो जूल्स पर केजी, स्पेसिफिक इंथाल्पी है। ठीक है, अब देखो हमको M2 के लिए अगेन वॉल्यूम तो हमारा जो कंटेनर का है वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि आप वेसल क्लोज करोगे तो जितना मतलब मास तो निकल रहा है, मास तो उसका कम हो रहा है, लेकिन गैस है। ठीक है, एक कंप्रेस्ड फेज में है, दूसरा फिर आप निकाले तो थोड़ा एक्सपेंड हुआ। तो जो कंटेनर है जो मतलब वेसल है उसका वॉल्यूम तो फिक्स है, तो वॉल्यूम तो उतना ही ऑक्युपाई करेगा। तो हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, वहां के स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। अगेन स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए आपको क्या निकालना है, बी यहां पे मान लो 2 का है तो BF2 प्लस x2 BFG2। तो अगेन प्रेशर टेबल का यूज करेंगे तो ये सब डेटा तो मिल जाएगा, मतलब BF2 मिल जाएगा, BFG2 मिल जाएगा, लेकिन ड्राइनेस फ्रैक्शन हमको नहीं मिलेगा। तो अगेन अगर हमको V2 निकालना है, हमको M2 निकालना है तो हमको V2 चाहिए। अगर हमको V2 चाहिए तो हमको X2 मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा सेकेंड स्टेज में जब हमारा प्रेशर 4 बार हो रहा है तो वहां का ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है उसको हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए तो बोला है कि कुछ ना कुछ तो क्लू देगा कि हमारा इंथाल्पी कांस्टेंट है। तो जब दोनों इंथाल्पी को आप मतलब वो करोगे, इक्वेट करोगे, तो वहां से हमको x2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टेट 2 का प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ठीक है, अगेन स्टीम टेबल का यूज करेंगे। एट P2, P2 कितना दिया हुआ है 4 बार फ्रॉम स्टीम टेबल। ठीक है, कोई भी स्टीम टेबल उठाओ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि RS खुरमी का ही स्टीम टेबल आपको यूज करना है, आपके पास जो स्टीम टेबल हो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमारा ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टीम टेबल में दूसरा होगा, थोड़ा मोड़ा पॉइंट फ्रैक्शन में वेरिएशन आता है। अगेन हम प्रेशर टेबल का यूज करेंगे, प्रेशर टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, 4 बार के लिए। तो अगर आपको दिख रहा होगा, अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, दिख रहा होगा तो 4 बार पे आप एक इसका मतलब फोटो ले लो, सामने रखो समझने के लिए। आपके पास स्टीम टेबल है उसको सामने रख लो। ठीक है, सो 4 बार प्रेशर पे देखो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर कुछ दिया हुआ है, उसके बाद आपको VF दिया हुआ है 4 बार प्रेशर पे। सो हम स्टेट 2 के लिए यहाँ पे VF2 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो VF2 जो है हमारा जो है वो है 0.001084 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, VG2 जो है
ओ है हमारा 0.462220 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, इंथाल्पी का भी हमको जरूरत पड़ेगा। HF2 जो है हमारा यहां पे क्या है, वो है 604.7 किलो जूल्स पर केजी। HFG2 जो हमारा है यहां पे, वो है हमारा 2132.9 किलो जूल्स पर केजी। ठीक है, इसका यूज करेंगे। और जो हमको क्वेश्चन में दिया है, सिंस ड्यूरिंग blown off period enthalpy remain constant। ठीक है, ड्यूरिंग blown off period enthalpy remain constant, that is H1 equal to H2। ठीक है, H1 तो आपको ऑलरेडी निकला हुआ है, जो कि है 2562.75। H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, HF2 प्लस X2 HFG2 सॉरी। सो HF2 क्या है हमारा 604.7 प्लस X2 इंटू HFG2 2132.9। देख लो, सब कुछ हमको दिया हुआ है, मतलब हमने टेबल से निकाल लिया। एक अननोन X2 वो निकल जाएगा यहां से। क्या हो जाएगा X2? X2 हो जाएगा आपको 2562.75 माइनस 604.7 divided by 2132.9। यूज द कैलकुलेटर। इसका वैल्यू है आपको 0.918। इसका जो वैल्यू आएगा 0.918। सो ड्राइनेस फ्रैक्शन यहां पे 0.918 हमको निकल गया। ठीक है, अब हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन से क्या निकलेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट स्टेट 2। जब हमको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकलेगा तो मास भी निकलेगा। देयरफॉर जो V2 है, अब उसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, BF2 प्लस X2 VG2। ठीक है, आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे, BF2 प्लस X2 VG2 माइनस VF2। ठीक है ना, आप टेबल में देखोगे तो डायरेक्ट हमको VFG नहीं रहता है स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए, बाकी की इंथाल्पी के लिए था, इसलिए हमको इंथाल्पी डायरेक्ट मिल गया। और नहीं रहेगा तो ये क्या होता है, जस्ट डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आपको गैस स्टेज एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्टेज। ठीक है, सो BF2 हमको स्टीम टेबल से निकला है 0.001084 प्लस X2 0.918 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस हमारा उसको लिख रहे हैं VG2 जो हमको है 0.46220 माइनस 0.001084। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, बहुत सारे बुक में इसको लिखा जाता है VF प्लस XVG। क्यों? कि थोड़ा सा मतलब अगर देखोगे, जो लिक्विड फेज का स्पेसिफिक वॉल्यूम है VF का 0.001, मतलब ऑलमोस्ट बहुत कम है कंपेयर टू जो वेपर फेज है 0.46। इसीलिए अगर तुम इसमें मतलब ये डिफरेंस को अगर लोगे 0.001 तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं
पड़ता है, इसीलिए किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है कि भी जो होता है VF प्लस XVG, XVFG। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है XVFG के जगह पे हम XVG लिखते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लिक्विड फेज का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम होता है। हम पूरा लिखेंगे, ठीक है, हम पूरा लिखेंगे, हमको अप्रोक्सीमेट नहीं लेना है, ऐसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से हमको V2 जो निकलेगा वो आएगा आपको 0.4244, 0.4244 मीटर क्यूब पर केजी। अब क्या लिखेंगे, मास ऑफ स्टीम आफ्टर ब्लोन ऑफ, मास ऑफ स्टीम आफ्टर ब्लोन ऑफ, मतलब जब हम वाल्व क्लोज कर दिए तो हमारा मास जो है, जो 4 बार प्रेशर जब पहुंच गया तो हमारा मास जो है वेसल में कितना बचा उसको हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा M2 इक्वल टू V2 बाई स्मॉल v2। सो V2 तो आपका वही है 0.9 एंड स्मॉल v2 है 0.4244। यहां से हमको मास इसका निकलेगा M2 2.12 kg, 2.12 kg। ऑलमोस्ट हमारा कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, आधा मास हमारा निकल गया। ठीक है, अब तो बहुत आसान है, मास पहले का मास बाद का, तो कितना मास निकला उसको निकाल लो। 10 मास ऑफ स्टीम ब्लोन ऑफ इज इक्वल टू, चलो मास ऑफ स्टीम ब्लोन ऑफ को हम लोग m से डिनोट करते हैं, या डायरेक्ट इक्वल टू भी आप लिख सकते थे। ये है आपको मास बिफोर मास आफ्टर। सो मास बिफोर हमारा 4 पॉइंट क्या था 16 कहीं निकाले थे हम, यस 4.16 माइनस 2.12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको यहां पे 40 तो 2.04। ठीक है फ्रेंड्स, 2.04 केजी जो है हमारा मास निकल गया, 2.04। ठीक है, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करेंगे, जस्ट हैव अ स्नैप और नोट ऑफ इट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड में क्या पूछा है, द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इन द वेसल आफ्टर कूलिंग। कूलिंग के बाद मतलब हम जब स्टेट 1 to 2 पहुंचे उसके बाद 2 to 3 में कूलिंग हो रहा है, तो 3 में जब हम कूलिंग जब कंप्लीट हो रहा है स्टेज 3 पे जा रहे हैं, तो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब x3 हमारा क्या है उसको निकालना है। ठीक है, निकालते हैं, बहुत आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इन द वेसल आफ्टर कूलिंग। कूलिंग के बाद हमारा जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है दैट इज स्टेज 3 का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है x3 उसको निकालना है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, आपका जो वाल्व है ऑलरेडी क्लोज है, कूलिंग हो रहा है, प्रेशर दिया हुआ है आपका 3 बार, एंड आपका जब वाल्व क्लोज है तो यहाँ पे एक चीज है, वहां से मास नहीं निकल रहा है। ठीक है, सो आपका वॉल्यूम पर यूनिट मास जो है वो कांस्टेंट है। बोला जाता है वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट था ही तीनों स्टेज में, यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हमारा कांस्टेंट है। तो हम इक्वेट करेंगे वॉल्यूम 2 to 3 कूलिंग प्रोसेस है ना, तो 2 to 3 में हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, यानी कि V2 इक्वल टू V3। V2 तो हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है। ठीक है, V3 वाला हम अगर डेटा लिखेंगे, जैसे हमने इंथाल्पी निकाला था तो यहाँ पे H1 इक्वल टू H2 किया था, तो यहां से हमको X2 निकला था, उसी तरह V3 वाले डेटा से हमारा X3 निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेटा लिखते हैं। ये जो थर्ड स्टेज है इसमें हमारा जो डिफरेंट डेटा है वो क्या है। सो थर्ड स्टेज में हमारा जो प्रेशर है, सैचुरेशन प्रेशर P3 वो कितना है, एट P3 इक्वल टू 3 बार। ठीक है,
फ्रॉम saturation टेबल। या स्टीम टेबल्स, ठीक है, सैचुरेशन टेबल बोलो या स्टीम टेबल बोलो। तो अगेन P3 जो है उसको आप एक बार चाहो तो देख सकते हो, अगर आपको होपफुली दिखना चाहिए P3, ठीक है। सो P3 पे हमारा जो डेटा है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। जो 3 बार प्रेशर पे हमारा VF3 जो है हमारा वो है 0.001074 मीटर क्यूब पर केजी। VFG3, तो यहां पे VGF3 तो मिलेगा नहीं, VG3 जो है हमारा वो है आपको 0.6053 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। इंथाल्पी भी लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगा। HF3 HFG3। सो आप देखो HF3 जो है 561.5 किलो जूल्स पर केजी है, एंड आपको HFG3 जो है 2163.2 किलो जूल्स पर केजी है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने क्या बताया, स्पेसिफिक वॉल्यूम है ड्यूरिंग कूलिंग पीरियड, हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है ड्यूरिंग कूलिंग। हमारा यहां पे जो V2 है V3 के बराबर है, ठीक है। सो V2 चलो हम इधर लिखते हैं। V2 जो है हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट किया था 0.4244 हमारा V2 है, इक्वल टू VF3 प्लस V3 को कैसे लिखोगे, VF3 प्लस X3 VFG3, ठीक है। सो VF3 प्लस X3 इसको लिखोगे VG3 माइनस VF3, ठीक है। तो यहां से हमको X3 निकल जाएगा 0.4244, ठीक है। दिस माइनस दिस VF3, सो VF3 हमको दिया हुआ है आपको 0.001074 डिवाइडेड बाय ये वाला डिफरेंस, सो 0.60553 माइनस दिस वैल्यू 0.001074। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपको 0.7। सो ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको क्या है 0.7, दैट मीन्स 70% ऑफ वाटर वेपर एंड 30% ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा निकल गया। तो हमारा पार्ट 2 भी हो गया क्वेश्चन का, एंड पार्ट 3 अब देखते हैं। पार्ट 3 में पूछा है द हीट लॉस बाय स्टीम पर केजी ड्यूरिंग कूलिंग। हीट लॉस्ट बाय स्टीम पर केजी, पर केजी का मतलब क्या हुआ है, वही किलो जूल्स पर केजी, जो हमारा हीट निकलेगा स्मॉल क्वांटिटी, किलो जूल्स पर केजी स्पेसिफिक टर्म में। हीट लॉस बाय स्टीम पर केजी ड्यूरिंग कूलिंग, ठीक है। सो स्मॉल क्यू से हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है।
क्या होगा हीट लॉस बता दो। हीट लॉस, आपके पास स्पेसिफिक हीट है, आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, आपके पास मास है, यू कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट, ठीक है। सो जो सॉरी हीट, तो जो हीट होगा मास कूलिंग पीरियड में, सबसे लास्ट में जो मास बच रहा है वो क्या बच रहा है, M2। M इनिशियल में M था, उसके बाद मास निकल गया, और उसके बाद जो मास बच गया जिसको हम लोग निकाले थे स्टेज 2 में M2, उसके बाद तो उसको क्लोज कर दिए, तो उसमें से मास हमको निकल नहीं रहा है, तो MCP मतलब M2 CP निकल गया, कहने का मतलब स्पेसिफिक हीट वहां का। तो यहां पे CP नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, वहां पे कूलिंग हो रहा है, यानी कि CV MCV डेल्टा T। तो फाइनल टेम्परेचर हमारा स्टेज 3 का आया एंड स्टेज 2 का, ठीक है। यही हमको हीट होगा, कितना हमारा हीट लॉस हुआ यहीं से निकलेगा। तो हमारे पास ये टेम्परेचर है नहीं, हमारे पास सीबी भी नहीं है, एयर थोड़े है कि 0.718 निकाल देंगे, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। M2 CV T3 माइनस CV T2। आपको पता है CVT क्या होता है, CVT क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। आपके बुक में डायरेक्ट ऐसा लिखा होगा U3 माइनस U2, ठीक है। अब आपके पास स्टीम टेबल में U3 U2 नहीं है, हमारे पास जो स्टीम टेबल है RS खुरमी उसमें नहीं है, आपके पास डिफरेंट टाइप के स्टीम टेबल होते हैं, यहां पे केवल इंथाल्पी इंट्रोपी स्पेसिफिक वॉल्यूम को ही दिखाया है, ठीक है। आपको इंटरनल एनर्जी वाला जो टेबल है इसमें नहीं है, बहुत सारे बुक में होंगे। अगर आपके पास इंटरनल एनर्जी वाला टेबल है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे U3 U2, जैसे H2 H3 निकला ड्राइनेस फ्रिक्शन को लेते हुए आप U3 U2 निकाल सकते हो। अदरवाइज आप इस इंटरनल एनर्जी को इंथाल्पी के टर्म में कन्वर्ट कर दो। इंथाल्पी तो हमारा ऑलरेडी H3 कहीं हम निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, लेकिन हमारा H3 निकल जाएगा, ठीक है, H3 हमारा निकल जाएगा। और U2 मतलब H2 हमको दिया हुआ है, तो हमको U2 भी उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑलरेडी हमको H2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे H3 के फॉर्म में, इंथाल्पी के फॉर्म में, सबको पता है क्या होता है बताओ। ये हो जाएगा U3 के जगह पे H3 माइनस P3 V3, U2 के जगह पे हो जाएगा H2 माइनस P2 V2। पढ़े हो ना, इंथाल्पी इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो एनर्जी, H इक्वल टू U प्लस PV। तो U जो होगा H माइनस PV, इसीलिए हम U3 के जगह पे क्या लिखे हैं, H3 माइनस P3 V3, U2 के जगह पे लिखे हैं H2 माइनस P2 V2, ठीक है। तो एक पहले हमको यहां पे H3 निकाल लेते हैं, उसके बाद हमको जो हीट लॉस हुआ वो निकल जाएगा। सबसे पहले H3 निकाल लेते हैं। H3 जो होगा आपको HF3 प्लस X3 HFG3, ठीक है। HF3 हमको कहीं लिखे थे, वहां पे है 561.5, X3 हमारा है 0.7 इंटू 2163.2, इसको कैलकुलेट करोगे तो H3 आपको मिलेगा, वो आएगा आपको 2075.74, 2075.74 किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। 10 हमको हीट लॉस Q जो निकलेगा, M2 आपको निकाला हुआ है, वो है आपको 2.12 था,
you can recheck it, into this H3 हमने निकाला 2075.74 माइनस P3, थर्ड में जो प्रेशर है हमारा 3 बार है, आपको बार में नहीं लिखना है, सब किलो जूल्स में चल रहा है ऐसा यूनिट में, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, आपको किलो पास्कल में लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि P3 की जगह पे हो गया 300 किलो पास्कल इंटू V3 तो हम कहीं निकाले हैं, इसके बराबर ही है V2 के बराबर, यानी कि 0.4244, ठीक है। उसी तरह हमारा ये वाला टर्म के लिए H2 हमको H1 के बराबर था, मैंने रब कर दिया, एक बार देखने दो H2 का वैल्यू क्या था हमारा। H2 का जो वैल्यू है हमारा, उसको चेक करना पड़ेगा, 2562.72 है, 2562.72, लेट मी चेक इट अगेन, 2562.72, ठीक है। माइनस P2 जो है 4 बार यानी कि 400 किलो पास्कल, V2 जो है यही V3 के बराबर 0.4244, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको हीट लॉस जो निकलेगा वो आएगा आपको माइनस 942.404 किलो जूल्स, ठीक है, किलो जूल्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो हीट लॉस्ट बाय स्टीम ड्यूरिंग कूलिंग, ठीक है। सो यहां पे क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है, हीट लॉस्ट बाय स्टीम पर केजी ड्यूरिंग कूलिंग, पर केजी के लिए पूछा है, लेकिन हमने ओवरऑल कितना हीट लॉस हुआ 2.12 मास के लिए, उसके लिए हमने निकाला, एक्चुअली हमने निकाल यहां पे दिया है कैपिटल Q, ठीक है, यहां पे हमने निकाला है कैपिटल Q, यहां पे हमने क्या निकाला है, कैपिटल Q निकाला है, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या है, यहां पे सभी जगह देखो स्पेसिफिक क्वांटिटी है, स्पेसिफिक इंथाल्पी, हर चीज निकाल रहे हैं। यहां पे पर केजी के लिए जब पूछा है, तो जब हम स्मॉल q की बात करेंगे, सो ये q बाई जो हमारा मास है फर्दर डिवाइड कर देंगे। स्टार्टिंग में ही हमको क्या था, मास लेके नहीं चलना था, जब हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल 2.12 मास के लिए आ गया, तो यहां पे आप मास से डिवाइड कर दोगे M2 से, तो ये पर केजी के लिए निकल जाएगा 942.404 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। बहुत सारे बुक में जो सॉल्यूशंस है पूछा है पर केजी मास के लिए, लेकिन वो लोग क्या निकाले हैं, वो लोग निकाले हैं टोटल मास के लिए। इवन यहाँ पे पूछना भी चाहिए था, टोटल मास के लिए ही पूछना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर मतलब ब्लोन ऑफ जो मास बच रहा है, उस मास के लिए आपका हीट लॉस कितना हुआ, एग्जैक्टली क्वेश्चन में आपको डिमांड यही होना चाहिए था। एनीवे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, एंड जो इसका वैल्यू आएगा वो पर यूनिट मास के लिए आएगा। आप सब लोग समझते हैं इसको, सो दिस इज नॉट अ बिग डील, आप लोग इसको कैलकुलेट करके लिख लेना। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। तो समराइज करने का मतलब क्या, सबसे पहले जो पूछा था हमारा, मास ऑफ स्टीम ब्लोन ऑफ 10, मास ऑफ स्टीम ब्लोन ऑफ, थोड़ा इधर लिखते हैं, कितना निकला, वो निकला था शायद आपको 2.04 kg, यू कैन रीचेक इट, शायद यही निकला था, लेट मी चेक, यस 2.02 kg। उसके बाद क्या था, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम आफ्टर कूलिंग, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम आफ्टर कूलिंग, ठीक है।
जो हमने क्या निकाला था, कूलिंग के बाद जो ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब x3 निकाला था, वो है हमारा 0.7। उसके बाद है हीट लॉस्ट बाय स्टीम, हीट लॉस्ट बाय स्टीम ड्यूरिंग कूलिंग। हम डायरेक्ट हीट लॉस लिख रहे हैं, पर केजी के लिए नहीं लिख रहे हैं। हीट लॉस्ट बाय स्टीम ड्यूरिंग कूलिंग। कितना हीट लॉस हुआ, 942.4 किलो जूल्स। ठीक है, यहां पे नेगेटिव साइन आपको लॉस दिखा रहा है, और हम बोल ही रहे हैं कि हमारा हीट लॉस है, तो इसका मतलब इतना का हीट लॉस हो गया, तो यहां पे नेगेटिव साइन की कोई जरूरत नहीं है। नेगेटिव आएगा ही क्योंकि हमारा यहां पे हीट लॉस हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4A एंड दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4B। सो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 का A जो है 4 मार्क्स का, उसमें आपसे पूछा गया है गिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड सेकंड है आपका केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। सेकंड लॉ का मतलब एक तरह का की स्टेटमेंट है। ठीक है, आप सबको पता भी होगा, वी आर जस्ट डिस्कसिंग वंस मोर। ठीक है, सो क्या होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट? स्टेटमेंट सारे बुक में लगभग सिमिलर मिलते हैं। क्या स्टेटमेंट है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस इन अ साइक्लिक प्रोसेस that produces no effect other than transfer of heat from a low temperature body to a high temperature body। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते हो जो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कर रहा है, साइक्लिक एंड कोई मतलब आपका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू construct a device in a cyclic process that produces no effect other than transfer of heat from a low temperature body to high temperature body। स्टेटमेंट लिखा भी हुआ है, आप सबको पता भी है। कहने का मतलब क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में आप कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते जो कोई वर्क या कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे, एक चीज को छोड़ के। वो कौन सा चीज है? जहां पे हमारा हीट जो है लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रहा हो। अगर ऐसा है, दैट डिवाइस इज नॉट पॉसिबल, दैट डिवाइस इज इम्पॉसिबल। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं होगा जहां पे आपका लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर हो विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। इसमें हमने एक्सटर्नल वर्क का बात नहीं किया। अगर सिंपली देखो तो कहीं भी आपका जो भी हीट का ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ होता है। आप ही का बॉडी जो है, आप मतलब बाहर से धूप से आते हो, आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, आप एसी में जाओगे, एयर कंडीशनिंग रूम में जाओगे तो आप ठंडा फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, और आप जैसे रूम में इन करोगे तो आपको कैसा फील होगा? आपसे हीट निकलेगा, क्योंकि आप हाई टेम्परेचर बॉडी हो, और रूम का जो मतलब एसी है उसका टेम्परेचर आपसे बहुत कम पे मेंटेन है, 16, 17, 20 डिग्री में मेंटेन है, तो आपसे हीट निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप उससे हीट ले सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो डिवाइस के लिए भी वही बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। हमने भी यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्क की बात नहीं की है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट यही है कि आप कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते हो साइक्लिक प्रोसेस में जो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे, एक चीज को छोड़ के। वो चीज कौन सा है? जहां पे हमारा हीट का ट्रांसफर हो रहा है लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ। मतलब ये जो है लो टेम्परेचर बॉडी से, देखो यहां पे बनाया भी हूं, ये डिवाइस है जहां पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ। सो दिस डिवाइस इज इम्पॉसिबल बिकॉज दिस वायलेट्स क्लॉसियस स्टेटमेंट। बट ऐसा नहीं है कि लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ आप हीट का ट्रांसफर
नहीं कर सकते, एकदम 100% कर सकते हो। आपके डेली लाइफ में आपको इस टाइप का डिवाइस यूज होता है, जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटर बोलते हैं या आपको हीट पंप बोलते हैं। उसी रेफ्रिजरेशन या हीट पंप का जो साइकिल है वो डिवाइस है, उसी से आपका मतलब आप बोलो तो आपका फ्रिज बनता है, आपका एयर कंडीशनिंग डिवाइस एसी बनता है, आपका इंडस्ट्रियल एसी बनता है। जस्ट इसी कॉन्सेप्ट पे, ऐसा नहीं है कि लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, बट उसके लिए हमको एडिशनल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, एडिशनल हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एडिशनल वर्क की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमने यहां पे वर्क का बात नहीं किया, हमने सिंपली बात किया कि इस तरह ये डिवाइस पॉसिबल नहीं है, इस तरह ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को क्लॉसियस स्टेटमेंट्स को वायलेट्स करेगा। तो कब पॉसिबल है? जब इस पे हम कुछ एडिशनल वर्क इनपुट देंगे, देन वी कैन डू दिस टास्क। एडिशनल वर्क देंगे तो लो टेम्परेचर बॉडी से हम हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, जब हम उसको एडिशनल एक्सटर्नल वर्क देंगे, ठीक है, वर्क इनपुट देंगे, तब हम लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट को ले सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में भी तो वही होता है कि हमारा जैसे रेफ्रिजरेंट स्पेस है, उसका टेम्परेचर -10 डिग्री -5 डिग्री सेल्सियस है, और उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। मान लो आपका जैसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, आप फ्रिज को खोलते हो तो बाहर से हीट इन करता है, लेकिन आपका उस रेफ्रिजरेटर का पर्पस क्या है? -5 डिग्री फॉर एग्जांपल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो जो एडिशनल हीट आपका इन किया, उसको वहां से निकालना है लो टेम्परेचर बॉडी से, तो निकाला जाता है। वही तो आपका कंप्रेसर करता है। कंप्रेसर जो एडिशनल उस पे वर्क इनपुट करके जितना भी आपका अमाउंट मतलब हीट एक्स्ट्रा इन किया, वो टेम्परेचर को बढ़ाया -5 डिग्री सेल्सियस से माइनस आपको करके 4 डिग्री चला गया, 2 डिग्री चला गया। तो एडिशनल जो भी हीट के वजह से जो टेम्परेचर चेंज हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए हमको एडिशनल वर्क जो करता है, क्या करता है? कंप्रेसर करता है आपको रेफ्रिजरेटर, आप जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज करते हो। सो दिस इज पॉसिबल व्हेन यू आर डूइंग सम, यू आर एडिंग सम एडिशनल वर्क। सो तो इस टाइप के डिवाइस को हम लोग जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हमारा जैसे रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, एचपी से लिख दे रहे हैं, चलो पूरा लिख दे रहे हैं, हीट पंप। ठीक है, हो गया आपको क्लॉसियस स्टेटमेंट, सबको पता होगा, आपके एकेयू मतलब एग्जाम में पूछा है, दैट इज व्हाई वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। दूसरा है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। सो केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन इन अ साइक्लिक प्रोसेस that will produce no effect other than transfer of heat from a single thermal reservoir and producing the net work output। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? आप कोई ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते हो जो कोई वर्क प्रोड्यूस ना करे, एक चीज को छोड़ के, जहां क्या, वो चीज क्या है? जहां पे आप हीट ले रहे हो एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर से एंड नेट वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ऐसा कर रहे हो, सिंगल थर्मल रिजर्वायर से हीट ले रहे हो, तो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ऑब्वियसली हीट लिए तो वर्क प्रोड्यूस हुआ, तो पूरा का पूरा आपको हीट हमारा वर्क में कन्वर्ट हो गया। एंड आपको थर्मल इफिशिएंसी पता है, आपको क्या होता है? जो हीट सप्लाइड जो होता है, नेट वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाइड। ठीक है, वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाइड। ठीक है, तो आपको थर्मल इफिशिएंसी पता है। थर्मल इफिशिएंसी क्या होता है? नेट वर्क आउटपुट पर यूनिट ऑफ हीट सप्लाइड। सो मतलब जो वर्क आउटपुट है हीट सप्लाइड का जो रेशियो होता है, वही आपको थर्मल इफिशिएंसी होता है। आउटपुट बाय इनपुट, सो आउटपुट ये है, इनपुट ये है, वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट। तो इसका रेशियो अगर दोनों मतलब पूरा का पूरा अगर हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आपके पास कोई अदर रिजर्वायर नहीं है, अदर थर्मल रिजर्वायर नहीं है जहां पे आपका कोई भी हीट रिजेक्ट हो। अगर ऑब्वियसली हीट रिजेक्ट करने के लिए आपको एक टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, एक रिजर्वायर चाहिए जो ये हाई टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, यहां से हीट जाए लो टेम्परेचर रिजर्वायर को, ये सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, तो पूरा का पूरा हीट हमारा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। दिस डिवाइस इज नॉट पॉसिबल। कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसका 100% थर्मल इफिशियंसी होता है। ठीक है, तो कब पॉसिबल होगा? जब हमको एक और डिवाइस उसमें ऐड करना पड़ेगा, लोअर टेम्परेचर बॉडी, जहां पे वो कुछ वर्क करेगा एंड कुछ हीट को रिजेक्ट करेगा। जब मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो ठीक है, थर्मल
की तो बात कर ही रहे थे। दूसरा क्या है, साइक्लिक डिवाइस मस्ट रिजेक्ट द हीट। ऐसा कोई डिवाइस हो ही नहीं सकता है जो हीट को रिजेक्ट ना करे, ठीक है। कोई भी ऐसा साइक्लिक डिवाइस हीट नहीं हो सकता है जहां पे हीट रिजेक्शन को हम रोक दें। मतलब हीट का जो वेस्टेज है उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर रोकेंगे तो साइक्लिक डिवाइस हमारा स्टॉप हो जाएगा, दैट कैन नॉट वर्क, ठीक है। ये तो ठीक है, 100% इफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है ऐसा भी नहीं पॉसिबल है कि मतलब हम वहां पे हीट रिजेक्शन को, मतलब बिना हीट रिजेक्शन किए हुए साइक्लिक डिवाइस हमारा रन कर ही नहीं सकता है, वो स्टॉप कर जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स के जब हम लोग ये सब जो हीट इंजन पढ़ रहे थे वहां पे हमने अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझाया था, एंड उनको पता भी होगा। एंड होपफुली मेरे भी स्टूडेंट इसमें बहुत सारे होंगे जो वॉच कर रहे होंगे। जो नए भी हैं फ्रेंड्स, यू ज्वाइन द कोर्स, यू विल एंजॉय द कोर्स, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब है, जब मतलब हीट इंजन है वो हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट को ले एंड सम वर्क आउटपुट दे, एंड रिमेनिंग जो पार्ट ऑफ हीट है उसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हमारा 5 का ए जो था वो हो गया। अब 5 के बी को हम लोग देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार मैं रीड करता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 बी, reversible heat engine operates between two reservoirs at temperatures 700 degrees Celsius and 50 degrees Celsius. The engine derives a reversible refrigerator which operates between reservoirs at temperature of 50 degrees Celsius and minus 25 degree Celsius. The heat transfer to the engine is 2500 kilojoules and the net work output of the combined engine refrigerator plants is 400 kilojoules, ठीक है। डिटरमाइन द, फर्स्ट है इसका बी का पार्ट, जो पार्ट है 1, डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट एंड द नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस। इसी में सेकंड पार्ट है, रिकंसीडर फर्स्ट above given that efficiency of heat engine and COP of refrigerator are each 45% of their maximum possible value, ठीक है। रिकंसीडर करके जो प्रीवियस में जो आप 1 में निकाले हो उसको निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, वो एक रेफ्रिजरेटर को डिराइव कर रहा है। सो जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो आपका टेम्परेचर लिमिट 700 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस के बीच वर्क कर रहा है, एंड वो जो रेफ्रिजरेटर को डिराइव कर रहा है वो 50 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रेंज में वर्क कर रहा है, ठीक है। द हीट ट्रांसफर टू इंजन इज 2500 किलो जूल्स। जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इंजन को, मतलब जो हाई थर्मल रिजर्वायर से जो हीट मिल रहा है हीट इंजन को, वो दिया हुआ है आपको 2500 किलो जूल्स, एंड नेट वर्क आउटपुट ऑफ कंबाइंड इंजन रेफ्रिजरेंट प्लांट इज 400 किलो जूल्स। होता क्या है, ज्यादातर क्वेश्चन में हीट इंजन से जो वर्क प्रोड्यूस होता है वो एज ए हीट इनपुट यूज होता है आपको रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के लिए। पूरा का पूरा वर्क आपको एज ए हीट इनपुट यूज होता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, नेट वर्क प्रोड्यूस हो जाए, मतलब हीट इंजन से जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है उससे रेफ्रिजरेटर रन भी कर रहा है, एंड कुछ वर्क वहां से आपको मिल भी जा रहा है। जो नेट वर्क है वो है आपको 400 किलो जूल्स। तो आपको क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट एंड नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस। रिकंसिडर करके आपको फिर दूसरा पार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे, डेटा लिखेंगे एंड हम एक स्केच भी बनाएंगे, ठीक है। स्केच बनाना बहुत जरूरी है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्केच बनाते हैं, उसके बाद डेटा लिखेंगे। सो हीट इंजन किसको डिराइव कर रहा है, रेफ्रिजरेटर को। तो ये हो गया हमारा हीट इंजन। कैसा हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन है। क्वेश्चंस के पॉइंट को एकदम अच्छे से पकड़ना। रिवर्सिबल हीट इंजन मतलब कार्नट हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन मतलब कार्नट हीट इंजन
दैट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मतलब वर्क आउटपुट एज कंपेयर टू आपको इरिवर्सिबल इंजन, जिसका थर्मल इफिशियंसी भी हमारा ज्यादा होगा कंपेयर टू इरिवर्सिबल इंजन व्हेन वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। रिवर्सिबल वर्ड है, ध्यान देना, मतलब हमको इफिशियंसी निकालने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट टेम्परेचर वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। हम लोग आपको पढ़े होंगे कि हमारा हीट एंड टेम्परेचर के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप जब यूज करते हैं तो जो भी हीट है उसके जगह पे करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आ जाता है, मतलब हीट को आप टेम्परेचर से रिप्लेस करते हो फ्रॉम दैट रिलेशन। सो कैसा हीट इंजन है? रिवर्सिबल हीट इंजन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हीट इंजन है तो ये हीट लेगा, वर्क करेगा एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट को क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। तो यहां पे हमारा हाई थर्मल रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर चलो T1 लेते हैं, जो कि हमारा कितना है? अब यहां पे लिखते हैं गिवन डेटा, गिवन डेटा यहां पे लिखते हैं। जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है कितना है? 700 डिग्री सेल्सियस, T1 700 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का यूज करेंगे, केल्विन में रखेंगे, तो 273 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा 973 केल्विन, ठीक है। तो T1 हमारा है 973 केल्विन। फिर T2 आपको दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड करोगे तो ये आपको आएगा 2323 केल्विन। उसके बाद T3 है। अब देखो ये तो हमारा हो गया हीट इंजन के लिए। T2 कितना है हमारा? 323 केल्विन, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस है, हीट इंजन के लिए होगा। रेफ्रिजरेटर देखो वो भी 50 डिग्री सेल्सियस एंड -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के रेंज में वर्क कर रहा है। तो हमको क्या है एक्चुअली होता क्या है? हमारे पास थर्मल रिजर्वायर्स होते हैं। मान लो किसी इंडस्ट्री में थर्मल रिजर्वायर्स होते हैं, अब उसमें आप हीट इंजन को भी डिराइव कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर को भी डिराइव करो। मान लो रेफ्रिजरेटर प्लांट्स को डिराइव कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या 4 रिजर्वायर अलग अलग रखेंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है। ऐसा मतलब लॉजिकली अच्छा नहीं है, मतलब इवन आपको बोला जाए तो मतलब इसके लिए आपको मतलब जो इकोनॉमिकली भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 50 डिग्री रिजर्वायर हमारा दो जगह यूज नहीं होगा, सेम रिजर्वायर से हम दोनों काम लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो 50 डिग्री रिजर्वायर है उसका भी यूज करेंगे, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के लिए एंड हीट इंजन के लिए भी करेंगे। तो जो T2 है उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अगर अलग अलग टेम्परेचर होता तो हम लोग अलग अलग बनाते, जैसे बाकी सब प्रॉब्लम में हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे हम लोग बनाते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ज्यादातर क्या होता है? लो टेम्परेचर बॉडी से आपको हीट एक्सट्रैक्ट होगा विथ हेल्प ऑफ आपको वर्क इनपुट। लेकिन यहाँ पे लो टेम्परेचर बॉडी जो है हमारा, अगर देखो तो 50 डिग्री सेल्सियस तो हाई टेम्परेचर बॉडी है, यहाँ पे हमारा जो हीट होगा वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर को हम लोग उल्टा करती है, ज्यादातर हमको यहाँ लो नीचे रहता था, हाई ऊपर रहता, लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पे हाई ऑलरेडी है, तो जो कि इक्वल टू हमको मान लो ये हमारा T4 है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस है और 223 केल्विन है, ठीक है। यहां पे आपको हीट रिजेक्ट होगा, ये हो गया हमारा Q4। तो यानी कि हीट कहां से लेगा? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले से हमको हीट लेगा। हमने लिखा है उसको, यस लिखा है। T3 यहां पे हमने लिख दिया 25 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस है फ्रेंड्स, -25 डिग्री सेल्सियस 273 ऐड करोगे तो ये आएगा 248 केल्विन। सो 248 केल्विन है, ठीक है। यहां से हमको हीट ले रहा है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q3 से। तो आपको पता है हम लोग रेफ्रिजरेटर में क्या लो टेम्परेचर को नीचे रखते थे, यहाँ पे ऊपर, मतलब एक तरह से उल्टा कर दिए हैं। तो हम लोग रेफ्रिजरेटर को R से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग रिवर्स किए, इसलिए इस टाइप का R है, क्योंकि यहां से ही हमको रेफ्रिजरेटर के लिए मेन पर्पस है, जो डिजायर्ड हमारा मतलब आउटपुट है यही है Q3 को निकालना। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, जो हीट इंजन से हम लोग वर्क ले रहे हैं वहां से इसको वर्क इनपुट दे रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, अब हम लोग यहां से जो हीट ले रहे हैं इसको लेट, ये Q1 है, ये हमारा Q2 है, ठीक है, और यहां पे हमको जो वर्क किया ये W1 है, और जो वर्क इनपुट रेफ्रिजरेटर पे मिला W2 है, और ये कुछ नेट वर्क भी दे रहा है W नेट, ठीक है, जो कि आपको कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, ठीक है। अब बहुत आसान हो गया, इस टाइप का जब डायग्राम बन जाता है तो ये बहुत आसान है। तो आपको पता है हीट इंजन हमारा जो हीट ले रहा है कितना ले रहा है 2500 किलो जूल्स। सो Q1 जो है हमारा कितना दिया हुआ है 2500 किलो जूल्स। अब एक बार और क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा है। फर्स्ट में डिटरमाइन हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट, हीट ट्रांसफर मतलब Q3, जो हीट ट्रांसफर Q3 एंड नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस। सो हमको Q3 निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है जो 50 डिग्री सेल्सियस पे नेट हीट ट्रांसफर हो रहा है। नेट हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पे, Q2 हो रहा है एंड Q4 हो रहा है। यानी क्वेश्चन के लिए हमको ये Q1 तो दिया ही है, Q2 भी निकालना है, Q3 भी निकालना है एंड Q4 भी निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो Q1 निकालना है और Q1 हमको दिया हुआ है, और हमको Q2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग आराम से क्या करेंगे इफिशियंसी निकाल लेंगे, क्योंकि रिवर्सिबल इंजन है एंड टेम्परेचर दिया हुआ है, हमारा इफिशियंसी निकल जाएगा, ठीक है। तो थर्मल इफिशियंसी ऑफ इंजन 1 रिवर्सिबल बोलेंगे, रिवर्सिबल हीट इंजन। आपको पता है हीट इंजन का जो थर्मल इफिशियंसी होगा अगर रिवर्सिबल होगा तो ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि सेकंड वाले केस में वो रिवर्सिबल नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग मैक्सिमम का यूज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में, मतलब अलग अलग देखने में, अंतर करने में सुविधा होगा, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग थर्मल इफिशियंसी मैक्सिमम लिखते हैं। क्या होगा 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ लो थर्मल रिजर्वायर T2 बाय टेम्परेचर ऑफ हाई थर्मल रिजर्वायर। कब टेम्परेचर लिखेंगे जब इंजन हमारा रिवर्सिबल होगा, अदरवाइज हमको ये रिलेशन अदर मतलब इरिवर्सिबल हीट इंजन के लिए नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपको 1 माइनस T2 जो है हमारा 323 डिवाइडेड बाय T1 973। तो यहां से हमको मिलेगा थर्मल इफिशियंसी जो कि आया है आपको 0.668, मतलब 66.8% का थर्मल इफिशियंसी आ रहा है, ठीक है। जब थर्मल इफिशियंसी मिल गया तो हमको Q2 भी मिल जाएगा और W1 भी आराम से मिल जाएगा। अगेन थर्मल इफिशियंसी जो होता है वो मैक्सिमम हो या कोई भी हो, क्या होता है जो नेटवर्क आउटपुट फॉर हीट इंजन के लिए क्या है W1 बाय जो हीट सप्लाई हो रहा है बाय Q1, ठीक है। सो आप यहां से निकाल सकते हो जो W1 है थर्मल इफिशियंसी जो कि मैक्सिमम है इनटू Q1, बोले तो 0.668 इंटू 2500। सो यहां से आपको निकलेगा W1 जो कि आएगा आपको 1670 किलो जूल्स, ठीक है। तो हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द हीट इंजन या हीट ट्रांसफर टू द 50 डिग्री थर्मल रिजर्वायर Q2, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, बाद में हम लोग उसको मेंशन कर देंगे 10। Q2 क्या हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट है। तो टोटल हीट कितना है 2500, इसमें से वर्क हुआ कितना 1675, तो जो बचा हुआ हीट है यानी कि Q1 माइनस W1 सबको पता भी है, 2500 माइनस 1670, डिफरेंस जो होगा आपको ये आएगा आपको
Q2 का लेट मी चेक समवेयर इट मस्ट बी, ये है 830 किलो जूल्स। ठीक है, यहीं पे हमने Q2 भी निकाल लिया। अब आइए रेफ्रिजरेटर के पास। क्या रेफ्रिजरेटर भी रिवर्सिबल है? द इंजन डिराइव अ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, यस, ये भी हमारा आपको रिवर्सिबल भी है ही है। ठीक है, तो यहां भी हम लोग सीओपी के जगह पे टेम्परेचर रिलेशन यूज कर सकते हैं, तो सीओपी निकल जाएगा। तो सीओपी निकलने से ये Q3 या Q4 केवल नहीं निकल सकता है, हमको उसके लिए हमको W2 यहां पे अगर वर्क इनपुट निकल जाएगा तब हम सीओपी का यूज करके यहां से Q3 एंड Q4 निकाल सकते हैं। Q3 क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि हमारा रेफ्रिजरेंट पे हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, एंड ये Q4 भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको W2 निकालना होगा, इसीलिए क्वेश्चन में तो कुछ दिया है ना, नेटवर्क दिया हुआ है। नेटवर्क क्या हो जाएगा? W1 माइनस W2। पूरा वर्क कितना प्रोड्यूस हुआ? W1 प्रोड्यूस हुआ। ये कितना ले लिया उस W1 में से? W2 ले लिया, तो जो बचा हुआ वर्क है वही तो नेटवर्क है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं। W नेट जो है हमारा क्या है? W1 प्लस W1 माइनस W2, यही है। हमको निकालना है W2, तो W2 क्या हो जाएगा? W नेट माइनस W2 निकालना है, सो W2 हो जाएगा हमारा W1 माइनस W नेट। उल्टा लिखा रहा था फ्रेंड, सॉरी फॉर दैट। सो ये हो जाएगा W1 माइनस W नेट। सो W1 क्या है? W1 हमको निकला हुआ है, यहां पे है 1670 माइनस W नेट। हमने क्या कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है W नेट, तो यहां पे हम लोग W नेट भी लिख लेते हैं। कितना है? 400 किलो जूल्स। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है W नेट, तो ये हो जाएगा माइनस 400, तो ये कितना हो जाएगा? 1270 किलो जूल्स। ठीक है, तो हीट इनपुट जो है हमारा रेफ्रिजरेटर पे ये है। अब हम सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे जो कि रिवर्सिबल है। अब अगेन हम लोग सीओपी यहां पे मैक्सिमम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर मैक्सिमम जो है वो क्या होता है? डिजायर्ड आउटपुट बाय रिक्वायर्ड इनपुट। तो रेफ्रिजरेटर के लिए डिजायर्ड आउटपुट तो ये होता है Q3, एंड रिक्वायर्ड इनपुट क्या होता है इसका? W2। सो Q3 के जगह पे क्या लिखेंगे? T3 टेम्परेचर फॉर्म में, रिवर्सिबल है, एंड W नेट क्या हो जाएगा? Q4 माइनस Q3, अगेन टेम्परेचर फॉर्म में। सो आपको हो जाएगा Q4 माइनस Q4 की जगह पे T4 माइनस T3। ठीक है, सो T3 हमको दिया हुआ है, T3 है आपको 248, एंड T4 जो है वही 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन केल्विन 248। सो सीओपी जो है, जो मैक्सिमम सीओपी है, क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि रिवर्सिबल है। इसका जो वैल्यू आएगा सीओपी का, लेट मी चेक वेयर इट इज, ये आ रहा है आपको 3.307। 3.307। ठीक है, अगेन सीओपी का बहुत सारा फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ हीट फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ वर्क फॉर्मूला है, लेकिन रिवर्सिबल होगा तभी टेम्परेचर यूज होगा, टेम्परेचर वाला फॉर्मूला अदरवाइज नहीं होगा। सीओपी जो होता है क्या होता है? Q3 डिजायर्ड, पता है ना, डिजायर्ड आउटपुट Q3 आप लिख सकते हो फॉर्मूला बाय रिक्वायर्ड इनपुट W2। ठीक है, 10 Q3 जो हो जाएगा W2 इंटू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो मैक्सिमम है। सो W2 तो हमने ऑलरेडी निकाला है,
वो है 1270 इंटू COP 3.307। यहां से हमको निकला Q3 का वैल्यू आया आपको 4199.89। 4199.89 ऑलमोस्ट ये है 4200। एंड में हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, अभी नहीं करेंगे। किलो जूल्स, ठीक है। अब देखिए सब हमने निकाल लिया, हमको Q1 दिया था, Q2, Q3, Q4, पूरे हीट का हमको जरूरत था, चारों निकल गया। अब क्वेश्चंस का जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे। क्या पूछा है, डिटरमाइन हीट ट्रांसफर टू रेफ्रिजरेंट। 10 हीट ट्रांसफर टू रेफ्रिजरेंट। क्या रेफ्रिजरेंट पे हीट आ रहा है, Q3 इज Q3 विच इज इक्वल टू ये वैल्यू जो हम अभी निकाले हैं 41। अच्छा Q4 हमने अभी निकाला नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। 4199.89 किलो जूल्स, ठीक है। दूसरा इसका क्या डिमांड है, दूसरा डिमांड बताइए। नेट हीट ट्रांसफर टू द 50 डिग्री सेल्सियस रिजर्वायर। तो उसके लिए हमको एक Q4 भी निकालना पड़ेगा कि Q4 पे भी हमारा जो मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से जो हीट जा रहा है वो Q4 भी जा रहा है एंड Q2 भी जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले Q4 निकाल रहे हैं। Q4 कैसे निकालिएगा, Q4 जो है देखो इस पे ये वर्क आया, ये आपको हीट आया, तो हीट बैलेंस इक्वेशन ये आया, दोनों मिलके हमको Q4 दिया। तो Q4 इक्वल टू ये W2 प्लस Q3। सो W2 आपको कितना है, शायद 1270 था, यस, 1270 प्लस Q3 4199.89। इन दोनों को ऐड करो तो आपको मिलेगा Q4 का वैल्यू Q4 where आप calculated, yes, 5469.89 किलो जूल्स, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का जो पहला डिमांड ये था पार्ट 1 का, दूसरा डिमांड क्या है, दूसरा डिमांड है द नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, क्या हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पे, यही जो केल्विन में लिखे हैं, Q2 हो रहा है, Q4 हो रहा है, यानी कि Q2 प्लस Q4। सो विच इज इक्वल टू Q2 हमने निकाला है 830 प्लस Q4 हमारा है 5469.89। दोनों को ऐड कर दो आप, दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 6299.89 किलो जूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब बोल रहा है रिकंसीडर। जो पार्ट 2 है इसमें बोल रहा है रिकंसीडर। अब फिर से आप ऊपर वाला जो भी स्टेटमेंट है उसको रिकंसीडर कीजिए एंड ऊपर वाले स्टेटमेंट का जो पार्ट 1 है, जो हम लोग डिटरमाइन हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट एंड नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस, उसको फिर से कैलकुलेट कीजिए रिकंसीडर करके। रिकंसीडर में क्या करना है, above given that efficiency of heat engine and COP of refrigerator are each 45% of their maximum possible value। मतलब इस बार जो हमारा
इफिशियंसी है हीट इंजन का एंड सीओपी है आपको रेफ्रिजरेटर का, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का 45% है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हुआ? मैक्सिमम इफिशियंसी का मतलब क्या? रिवर्सिबल हीट इंजन का इफिशियंसी। मैक्सिमम सीओपी का मतलब क्या? रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का सीओपी। ठीक है, तो ऑलरेडी तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये रेफ्रिजरेटर का हुआ, रिवर्सिबल है यानी कि मैक्सिमम यही हुआ, एंड हीट इंजन है उसका हम लोग इफिशियंसी 0.668 कहीं निकाले थे, वो मैक्सिमम हुआ। अब इस बार क्या है, वो मैक्सिमम का दोनों जो है हीट इंजन का इफिशियंसी एंड सीओपी जो है रेफ्रिजरेटर का 45% है। तो ये मानते हुए फिर से आप इसको बनाओ। ठीक है, तो हम लोग अब इसको ऐसे करते हैं, बहुत आसान है। सो शायद इसका जरूरत ना पड़े, एनीवे तो इसके पहले क्या था? पार्ट 1 था, पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 हम भी वही वर्ड का यूज कर रहे हैं। कौन सा वर्ड? हम लोग भी इसका पार्ट 2 बोल रहे हैं। अब हम लोग भी इसको रिकंसीडर कर रहे हैं, रिकंसीडर। तो आपको समझ में आया, इस बार जो इंजन है रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि इंजन जो है हमारा इरिवर्सिबल है, यानी कि एक्चुअल इंजन है। रिवर्सिबल इंजन का क्या मतलब है? एक तरह का आइडियलाइजेशन टू सेट अ बेंचमार्क व्हेन कंपेयरिंग योर एक्चुअल इंजन। ठीक है, तो क्या गिवन दैट है, क्या गिवन है आपको? जब हमने रिकंसीडर किया, रिकंसीडर, तो जो हमारा थर्मल इफिशियंसी है हीट इंजन का, आपको 45% यानी कि 0.45 ऑफ जो मैक्सिमम थर्मल इफिशियंसी है एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है, ठीक है, वो है अगेन 0.45 ऑफ मैक्सिमम सीओपी। ठीक है, तो हम लोग हीट इंजन से प्रोसीड करते हैं। अब हमारा जो थर्मल इफिशियंसी है, क्या है? थर्मल इफिशियंसी जो हमारा है वो हमारा है आपको 0.45 ऑफ मैक्सिमम थर्मल इफिशियंसी। सो मैक्सिमम थर्मल इफिशियंसी हमने निकाला था 0.668, 0.668। तो हमारा इस बार का जो थर्मल इफिशियंसी आया वो आया आपको कितना? 0.3 के करीब में आ गया। ये हो गया 0.3 के करीब में। थर्मल इफिशियंसी चेंज, वर्क चेंज। ठीक है, ये जो हीट आ रहा है ये तो चेंज नहीं होगा। सो जो थर्मल इफिशियंसी होता है आपको पता है, जो आपको वर्क आउटपुट होता है W1 हीट इंजन के लिए क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो हीट सप्लाई बाय Q1। सो W1 जो हमारा हो गया वो हो गया थर्मल इफिशियंसी जो है 0.3 इंटू Q1 2500। तो क्या हुआ? 25 या 75, 750 किलो जूल्स। ठीक है, ये निकल गया, ये निकल गया, तो हीट रिजेक्शन भी यहीं पे निकाल रहे हैं। सो Q2 जो होगा क्या हो जाएगा? Q1 माइनस W1, यानी कि 2500 माइनस 750 कितना हो जाएगा? 1750 किलो जूल्स होगा। ठीक है, हमारा ये निकल गया Q1 Q2 W1। अगेन जो नेट वर्क आउटपुट ऑफ कंबाइंड प्लांट, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये स्टेटमेंट है। तो इसके वजह से टेम्परेचर वाले रिलेशन के वजह से मैक्सिमम आपको थर्मल इफिशियंसी की वजह से चेंज हो रहा था, लेकिन यहां पे कोई चेंज नहीं होगा। तो हम अब फिर क्या करेंगे? अब हम फिर से इसको निकाल लेंगे W2 को। W1 दिया हुआ है, W नेट जो है हमको कितना है? W नेट जो है हमारा 400। सो W नेट किसके बराबर है? ये है आपको W1 माइनस W2। सो W2 जो हमारा हो जाएगा वो W नेट अगेन W1 माइनस W नेट। सो W1 हमारा 750 माइनस 400, तो कितना हो गया आपको? 355।
ठीक है, 355 किलो जूल्स। हो गया। अब हम W2 निकालनी है, अगेन हम Q3 Q4 निकाल रहे हैं। Q3 Q4 के लिए हमको क्या निकालना है, COP निकालना है। तो COP दिया है कि हमारा जो मैक्सिमम है उसका 45% है। सिंस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है 45% ऑफ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर मैक्सिमम, सो 0.45, और COP हमने निकाला था 3.307। सो यहां से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो COP मिलेगा 1.49, 1.49। ठीक है, COP मिल गया। जब COP मिल गया और यहां पे हमको W इनपुट है ही, तो Q3 Q4 हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, सो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इन टर्म्स ऑफ हीट एंड वर्क क्या होता है, डिजायर्ड आउटपुट बाय रिक्वायर्ड इनपुट। सो Q3 बाय W2। सो Q3 हमारा यहां से निकल जाएगा, क्या निकलेगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इंटू W2। COP हमारा है 1.49 इंटू W2 हमने निकाला है 350। सो ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो Q3 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 521.5 किलो जूल्स। ऑल्सो Q4 भी यहीं पे निकाल लो। Q4 क्या हो जाएगा, वही एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, Q4 हो जाएगा W2 प्लस Q3, यानी कि W2 हमारा कितना, शायद 350 है। यस, 350 प्लस दिस 521.5, ये जो है इसका समेसन जो है कितने के बराबर है, 871.5 किलो जूल्स। अगेन फॉर सेकेंड केस जब हमने रिकंसिडर किया तो हमारा पूरा आपको Q2 Q3 Q4 निकल गया। तो अगेन क्वेश्चन का क्या डिमांड था, क्वेश्चन का डिमांड ये था कि आपका द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट, दस द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट क्या है, आपको Q3 है, हमने निकाला है, कहां है Q3, यहां पे 521.5 किलो जूल्स। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, द नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर, द नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या जा रहा है, वही Q2 प्लस Q4, सो विच इज इक्वल टू Q2 प्लस Q4। सो Q2 प्लस Q4 का वैल्यू लिख दो, Q2 वेयर इट इज 750, सॉरी 1750, एंड Q2 हो गया, Q4 है यहां पे 871.5। सो दोनों को ऐड करो तो आपको ये निकल जाएगा, आ रहा है आपको 2621.5, 2621.5। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था। पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, AKU थर्मोडायनेमिक्स 2020 का क्वेश्चन नंबर 4 and 5। सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4। पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपको मतलब अच्छा लग रहा होगा वीडियो। आप मतलब फॉर्मुलेटर जो है यहाँ पे मतलब ना कि केवल थर्मोडायनेमिक्स, हर मतलब सब्जेक्ट को, हर मतलब क्लास को, हर ब्रांच को अच्छे से गाइड किया जाता है। अच्छे से पूरी टीम है जो टेक केयर करती है, मतलब स्टूडेंट का मतलब कंटिन्यूअसली असेसमेंट करती है, उनको मतलब एक तरह से
मोटिवेशन प्लस जितना मतलब आपको मतलब स्टडी मटेरियल कंटेंट्स है अच्छे से अच्छे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसीलिए होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल जो मतलब जो ऑलमोस्ट एग्जाम करीब है आपके, तो आपका जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा एंड आई विल सी योर फेसेस इन द फॉर्म लेटर। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।